हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम बूस्टर सीरीज के अंतर्गत दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। एक रॉलेट एक्ट, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो दोनों के बारे में डिटेल में जितना भी पूछा जाता है वो सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यूपी पीसीएस आरओ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री वाले इस समय चल रहे हैं। जो बूस्टर सीरीज चल रही है इसको अच्छे से देखिएगा, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इन्हीं में से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सभी नोट्स वगैरह जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको यूपी पीसीएस आरओ और दोनों का जो कंबाइंड पेड ग्रुप चल रहा है उसमें मिल जाएगा। जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो सब आपको उसी में मिलेंगे। जो भी करंट अफेयर वगैरह है या फिर PYQs है लास्ट 10 ईयर के, वो सब भी एक साथ सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। इसके अलावा जो भी टेस्ट वगैरह हैं वो भी उसी में मिलेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा तो एक आपको पूरा डिटेल में भेज दिया जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, सब उसमें लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। कभी कभी कुछ कुछ घटनाओं को अरेंज करने को आ जाता है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में और अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया था। मेन इसका मकसद यही था अंग्रेजों के द्वारा लाने का कि क्रांतिकारी जो गतिविधियां हो रही थी भारत में उस टाइम पे वो ना हो, बंद हो जाए। लेकिन ये रीज़न थोड़ी दिया जा सकता है, मतलब ये रीज़न नहीं दिया गया था। कहा गया था कि हिंसा ना फैले इसलिए इसको लाया जा रहा है, लेकिन मेन रीज़न यही था। इसमें क्या होता था, तो संदेह के आधार पर अनिश्चितकालीन जेल का प्रावधान इसमें करने का कानून ये था। मतलब यहाँ पे किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था। कोई निश्चित समय नहीं होता था कितनी देर के लिए, मतलब कितने दिन के लिए डाला जा रहा है। बिना, इसीलिए इसको जो कहा जाता था बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून। तो इसका दूसरा नाम यही है। किस एक्ट को कहा जाता था? बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून, तो रॉलेट एक्ट को। और इसी को काला कानून भी कहा गया था। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। और गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल को रॉलेट एक्ट के विरोध में एक आंदोलन शुरू किया गया था। जो 1917 के बाद से 1917 में चंपारण हुआ था, हमने देखा था, और 1918 में अहमदाबाद मिल हुआ था, 1918 में ही खेड़ा हुआ था। उसके बाद ये 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में एक आंदोलन शुरू किया गया था 6 अप्रैल को। रॉलेट एक्ट के विरोध में भी, मतलब इसके बाद से जितने भी आंदोलन हुए थे लीड गांधी जी करते थे मेनली। तो 6 अप्रैल को इसको शुरू किया गया था। सत्याग्रह सभा की भी स्थापना इसी टाइम पे की गई थी। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। लीड कौन कर रहे थे इसके खिलाफ? जो विरोध में जो आंदोलन चला था उसको लीड कर रहे थे गांधी जी। और इसके बाद जो है 6 अप्रैल को इसको विरोध में आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद 8 अप्रैल को गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जो चल रहा था ये सब, उसके कारण। फिर यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में देखेंगे। 13 अप्रैल को हुआ था ये। और स्थान इसका कौन सा था, कहाँ पे हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, जलियांवाला बाग में। किस दिन? तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन जनसभा एक बुलाई गई थी, उसी दिन ये हुआ था। और जनसभा का कारण क्या था, किस लिए जनसभा बुलाई गई थी? तो 9 अप्रैल को, ये 13 अप्रैल को हत्याकांड हुआ था। इसके पहले 9 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। ये गिरफ्तारी भी इसीलिए हुई थी रॉलेट एक्ट के विरोध वगैरह में, जो इनके जो क्रांतिकारी गतिविधियां जो ये लोग कर रहे थे इसीलिए गिरफ्तारी हुई थी। जनसभा पर गोली चलाने की, यहाँ पर जो जनसभा इकट्ठा हुई थी बाग में, उन पे गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। अंग्रेजों ने बताया था कि इसमें मरने वालों की संख्या 379 उन्होंने बताई थी, अंग्रेजों के द्वारा ही बताई गई थी, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा थी जो कि डिस्क्लोज नहीं की गई, ऐसा मतलब भारतीय इतिहासकारों का मानना है। और जलियांवाला बाग के विरोध में किसने क्या क्या किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि मतलब त्याग दी थी। बहुत सारे ऐसे काम हुए थे। तो ये मेन 2 चीज़ें हैं। जलियांवाला बाग के विरोध में 2 काम प्रमुख किए गए थे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्यागी थी। नाइट की उपाधि में सर की उपाधि दी जाती है, नाम के पहले सर लग जाता है। अभी भी ये ब्रिटेन में चल रहा है। फिर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। तो ये 2 प्रमुख बातें हैं जो जलियांवाला बाग के विरोध में हुई थी। फिर इसके अलावा इस हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की ओर से एक समिति गठित की गई थी, एक अंग्रेजों की तरफ से गठित की गई थी। जो कांग्रेस की तरफ से जो समिति गठित की गई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे मदन मोहन मालवीय। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। इस समिति के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, जो कांग्रेस की तरफ से समिति गठित हुई थी जलियांवाला बाग की जाँच के लिए। और इसमें अन्य प्रमुख सदस्य कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू इसमें शामिल थे, महात्मा गांधी भी इसमें शामिल थे, CR दास भी इसमें शामिल थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे इसमें, जयकर थे, और भी कई लोग थे। लेकिन जब नाम पूछा जाता है कि अंग्रेजों की तरफ से कौन कौन इसमें शामिल था तो प्रमुख यही नाम आते हैं। ऑप्शन में भी आपको यही नाम मिलेंगे। सबसे मेन चीज़ याद रखिएगा, अध्यक्ष इसके थे मदन मोहन मालवीय। और कभी कभी पूछा जाता है इस समिति में गांधी जी शामिल थे या नहीं, तो गांधी जी भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट यहाँ पर
ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था हंटर आयोग। आपने पढ़ा होगा इसको कि हंटर आयोग, एक हंटर कमीशन पहले भी बना था जो शिक्षा से रिलेटेड था, लेकिन ये हंटर आयोग जो बना था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक समिति गठित की गई थी, वो वाला हंटर आयोग है ये। तो इसमें 3 भारतीय सदस्य थे, कई सारे अंग्रेज भी थे लेकिन 3 भारतीय इसमें शामिल थे। इन भारतीयों के नाम पूछे जा चुके हैं पहले एग्जाम में कि निम्न में से कौन भारतीय इसमें शामिल नहीं था हंटर आयोग में। तो 3 भारतीय कौन थे? चीमन लाल सीतलवाड़, उसके बाद सुल्तान अहमद, जगत नारायण, ये 3 व्यक्ति थे। इनके नाम एकदम याद रखें, चीमन लाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। इन तीनों ने ये तीनों जो है हंटर आयोग में शामिल भारतीय सदस्य थे। इसके बाद क्या हुआ, इस आयोग की जब जांच की गई तो अंग्रेजों ने कहा कि उस टाइम पे जो जनरल डायर था उससे गलती हुई थी, लेकिन उसको नौकरी से निकाला गया, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ उसके लिए किया नहीं गया, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। और लेकिन उसकी प्रशंसा में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो हमारे यहाँ उच्च सदन होता है, उसी तरह से लंदन में जो सदन है वहाँ पे उसके जनरल डायर के एकदम बहुत उसको सम्मानित किया गया, उसके बारे में भाषण दिया गया, उसकी प्रशंसा की गई कि तुमने जो है अच्छे से संभाला, ये सब उसके लिए किया गया। तो सॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, 2600 पाउंड से सम्मानित किया गया। उसकी बस केवल यहाँ पे नौकरी से निकाल दिया गया था, कुछ खास एक्शन इसके खिलाफ नहीं लिया गया। तो ये भी एक विरोध के रूप में भारतीय लोगों के अंदर बैठ गया था। इसके बाद एक आता है खिलाफत आंदोलन, मतलब जलियांवाला बाग का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। फिर आता है खिलाफत आंदोलन, ये भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। 1920 से 22 के बीच में चला था ये। इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं लिखी जा सकती क्योंकि एक टुकड़ों में चलते थे इस तरह के आंदोलन। बहुत सारे ऐसे आंदोलन होते थे जिनकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होती थी, बस इतना याद रखिए 1919 से लगभग 22 तक ही चला था। इसका कारण क्या था? तो तुर्की में जो खलीफा का पद होता था वो मित्र राष्ट्रों द्वारा समाप्त किए जाने के विरोध में इसको चलाया गया था। तुर्की में एक जो सुल्तान होते थे, तुर्की के सुल्तान, उनको खलीफा माना जाता था। सभी मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे। तो इस पद को जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र में कौन कौन आता था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो एक तरफ जो कुछ देश थे, कौन कौन से? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, इन देशों ने मिलकर इस खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। और यहाँ पे जो साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य था, वहाँ के सुल्तान को भी ख़त्म करके यहाँ सरकार स्थापित करने का उनका इरादा था। तो खलीफा का पद भी इन्होंने समाप्त कर दिया। तो विश्व भर में इसका विरोध किया जा रहा था, जितने भी मुसलमान थे सब इसका विरोध कर रहे थे। तो भारतीय मुसलमान भी इसका विरोध कर रहे थे कि खलीफा का पद जो है समाप्त नहीं होना चाहिए, ये धार्मिक मामला हो जाता है। तो भारतीय मुसलमानों ने भी तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा के लिए अभियान चलाया था, एक आंदोलन चलाया था, वही था खिलाफत आंदोलन। और 1919 में खिलाफत आंदोलन का गठन किया गया था। इसमें जो मेन व्यक्ति थे जो लीड कर रहे थे इस आंदोलन को भारत में, तो मोहम्मद अली थे, शौकत अली थे। इन दोनों लोगों को मिला के अली बंधु भी कह दिया जाता है, मोहम्मद अली, शौकत अली। फिर मौलाना आज़ाद इसमें शामिल थे, हकीम अजमल खान थे, हजरत मोहानी थे। इन लोगों के नाम ऐसे पूछ लिए जाते हैं, निम्न में से कौन खिलाफत आंदोलन से संबंधित है, तो ये सब नाम उसमें रहते हैं, हजरत मोहानी, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, मोहम्मद अली, शौकत अली। इसमें एक नाम अगर आ जाए ऑप्शन में, मोहम्मद अली जिन्ना, तो वो इसके बहुत ज़्यादा इसके साथ नहीं थे इस आंदोलन की, खिलाफत आंदोलन के, तो वही वाला ऑप्शन गलत होगा अगर मोहम्मद अली जिन्ना इसमें आ गया तो, क्योंकि बहुत बड़े नेता थे ये और इसमें नहीं थे। नेक्स्ट यहाँ पर नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी के सम्मेलन हुआ। दिल्ली में एक खिलाफत जो है कमेटी जो बनी थी उसका एक सम्मेलन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो महात्मा गांधी। ये एक विवादित एक टॉपिक है कि खिलाफत आंदोलन मेनली मुस्लिमों से संबंधित था, लेकिन इसमें जब खिलाफत कमेटी का सम्मेलन हुआ तो इस कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने थे। उस टाइम पे महात्मा गांधी को ऐसा लग रहा था कि ये अच्छा मौका है कि हिंदू मुस्लिम एकता भारत में स्थापित हो सकती है अगर हम इन लोगों का साथ दें तो खिलाफत आंदोलन का गांधी जी ने एकदम पूरा सहयोग दिया था इसमें। तो हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देने के लिए ऐसा किया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इस चीज़ का विरोध किया था। उस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस का बहुत अच्छा मोहम्मद अली जिन्ना अलग नहीं हुए थे ज़्यादा, महात्मा गांधी और कांग्रेस इसको सबको बहुत मानते थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर हम किसी एक्सट्रीमिस्ट ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, अगर आप किसी धार्मिक उसमें जाते हैं, तो महात्मा गांधी को बोला कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, किसी भी ऐसी चीज़ को बढ़ावा देना नहीं चाहिए जो एक धार्मिक भावना उत्पन्न करे, इस तरह से एक्सट्रीमिस्ट हो जाए कोई चीज़। तो इसलिए जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था। बाद में इन दोनों लोगों का भी ये एकदम से अलग हो गए थे, फिर इनका बिल्कुल नहीं बनता था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, बाद में तुर्की में जो है ये सब हुआ, महात्मा गांधी
सम्मेलन के अध्यक्ष बने। उसके बाद तुर्की में जो है, लेकिन कुछ दिन के बाद 1924 में आकर कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बन गई तुर्की में और खलीफा का पद पूरी तरह से समाप्त हो गया। मतलब कुछ असर नहीं पड़ा आंदोलन का, बस इतना असर पड़ा। अगर भारत में देखा जाए क्या असर पड़ा खिलाफत आंदोलन का, जब कभी कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं तो आपको अपने दिमाग से उसका जवाब देना पड़ता है। यूपीपीसीएस में ऐसा स्टेटमेंट आता है, आरओ में भी आता है कि खिलाफत आंदोलन का भारत में क्या प्रभाव पड़ा। तो खुद से दिमाग लगा के आपको देखना पड़ेगा कि इससे भारत में हिंदू मुस्लिम एकता मतलब स्थापित हुई और मुसलमानों का सहयोग मिला, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग मिला, क्योंकि जो है भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी बहुत सारे मुस्लिम उसमें शामिल थे। अगर धार्मिक चीज़ों को उसमें जोड़ दिया जाता है तो क्रांतिकारी मतलब ज़्यादा एक साथ आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भारत पे भी इसका असर पड़ा था, अच्छा असर पड़ा था। तो ये जो है ये चीज़ें हैं। लेकिन खलीफा का पद समाप्त हो गया था 1924 में और तुर्की में जो है कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बन गई थी। वैसे वो ग्लोबल रूप से देखा जाए तो इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। तो ये इतनी चीज़ें थी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन आंदोलन से। और ये जितने भी हम आंदोलन पढ़ रहे थे इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, आगे भी हम जितने पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, सभी हैंड रिटन नोट्स के लिए, तो आप यूपीपीसीएस आरओ या फिर कोई भी कंबाइंड ग्रुप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।